बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब इस स्टोरी की 53 किस्त मुलाहिदा फरमाएं। ये ट्रक जयपुर जा रहा था। मैंने भी जीप उसके पीछे लगा दी और जल्दी ये महसूस कर लिया कि ट्रक ड्राइवर शरारत पर आमादा था। मैंने जब उसे ओवरटेक करने की कोशिश की, वो ट्रक को कसदन जीप के आगे ले आता। मेरा ख्याल था करीब से गुजरते हुए ड्राइवर ने रत्ना को देख लिया था। और चीज ऐसी है जिसे देखकर मुंह में पानी भर आता है। और जब बात रत्ना जैसी औरत की हो तो बूढ़े मर्दों के सीने में भी हलचल मचने लगती है। मैं समझ गया कि ट्रक ड्राइवर ने रत्ना को देख लिया था। या तो उसकी नीयत में फतूर आ गया था या वो महज शरारतन हमें परेशान करना चाहता था। ट्रक पर ड्राइवर यकीनन अकेला नहीं था, उसके साथ एक हेल्पर भी मौजूद था जो दूसरी तरफ बैठा हुआ था। लंबे रूट्स पर सफर करने वाले ट्रक ड्राइवर आमतौर पर मुसल्लह होते हैं और मैं सोच रहा था कि उन लोगों ने हमें रोक कर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमारे लिए वाकई ही मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास कोई असला वगैरह भी नहीं था। मैंने कई मरतबा हारन बजाया मगर ट्रक ने रास्ता नहीं दिया और आखिरकार मैं जीप की रफ्तार बढ़ाकर उसे बिल्कुल साइड पर लेता चला गया और आखिरकार कच्चे पर उतरकर ट्रक को ओवरटेक कर गया। रत्ना ने पीछे मुड़कर ड्राइवर को ठींगा दिखा दिया। हमारी जीप तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती रही। वो ट्रक बहुत पीछे रह गया मगर मुखालिफ सिम से आने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों का सामना हुआ था। जयपुर कई घंटों की मुसाफिर पर था लेकिन मेरा जयपुर जाने का कोई इरादा नहीं था। बेला इस सुबह से पहले ही जयपुर पहुंच गई होगी और उसने हमारे इस्तकबाल की तैयारी कर ली होगी। बेला ने अगरचे हमें 2 दिन की मोहलत दी थी लेकिन मैं अब उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। 2 दिन तो बहुत होते हैं। इस अरसे में आदमी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकता है और हिंदुस्तान की सरहद तो चंद घंटों में पार की जा सकती है। उसने सोच समझ कर ही 2 दिन की बात की होगी। बेला ने एक और बात भी कही थी। उसने ब्लैक कैट्स की धमकी भी दी थी। ब्लैक कैट्स भारत की खतरनाक तरीन फोर्स का क्याम तो पता नहीं कब अमल में आया था लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में यह फोर्स खुलकर सामने आई थी। इसे डेथ स्क्वाड का नाम भी दिया गया था। इसमें 29 सफाक तरीन लोग भारतीय सेना की कमांड फोर्स से लिए गए थे। ये लोग किसी पर रहम करना तो जानते ही ना थे। मैंने 6 महीनों से राह को निचार रखा था। उनके अहम ठिकाने तबाह करने के अलावा उनके अहम तरीन आदमियों को चुन चुन कर खत्म किया था लेकिन वो सारी शैतानी कुव्वतें मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी थी। मैं अकेला था, मुझे इस तरह की सहूलतें हासिल नहीं थी लेकिन हर मरहले पर मुझे इक्का दुक्का लोगों का ताउन हासिल रहा था। यह अलग बात थी कि मुझसे ताउन करने वाले हर शख्स ने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी लेकिन मैं बड़ी होशियारी से उन्हीं को इस्तेमाल करता रहा था। बकौल शख्स के उन्हीं के जूते उन्हीं के सरों पर मारता रहा था। मैंने उनका माउंट आबू वाला सेटअप मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। ये इंकिशाफ मेरे लिए वाकई बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि बेला दरअसल उस सारे फसाद की जड़ थी। वो राह में किसी बहुत ऊंची जगह पर थी। मुझे घेरने की हर कोशिश में नाकाम होने के बाद ही बेला खुलकर सामने आई थी। वो समझ गई थी कि मैं आम पुलिस के काबू में आने वाला नहीं, इसलिए उसने ब्लैक कैट्स की धमकी दी थी। बेला की बहादुरी और हौसलामंदी में कोई शुबा नहीं था। वो हद से ज्यादा चालाक भी थी। गुज़िश्ता रात वो मेरे काबू में आ गई थी और फिर ऐसा मौका आया था कि हमारी कमान उसके हाथ में आ गई थी। वो अगर चाहती तो चरमपुर में ये कहानी खत्म कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी शायद 2 वजूहात थी। एक तो ये कि वो मुझे जिंदा हिरासत में लेना चाहती थी और वो जानती थी कि मैं जिंदा हाथ आने वाला नहीं था। गुज़िश्ता रात अगर इस किस्म की कोई कोशिश की जाती तो मेरी जिंदगी का खात्मा हो सकता था। दूसरी वजह यह थी कि हमारे जेरे दस्त होने की वजह से वो मेरी राइफल की जद पर थी। मैंने उसे एक लम्हे को भी अपने से अलग होने नहीं दिया था। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी मैंने राइफल की नाल इस तरह उसके पहलू से लगाई रखी थी कि किसी को शुबा तक ना हो सका। अगर बेला ऐसी कोई कोशिश भी करती तो मेरी राइफल की गोलियां उसे खाको खून में नहला देती। बेला ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए चरमपुर में हमें पुलिस से बचाया था लेकिन रास्ते में वो हमें ना सिर्फ धोखा दे गई बल्कि सूट के साथ ले जाकर गोया में एक जोरदार चित भी लगा गई थी। अगर वो सूटकेस लेकर जीप से ना उतरती तो हम यकीनन उसे ज्यादा अहमियत ना देते मगर सूटकेस की वजह से हमें जीप छोड़कर उसके पीछे जाना पड़ा था और वो हमें चकमा दे गई और हमें वो रात अजियत में गुजारनी पड़ी। मैं जिंदगी में कई मरतबा कठिन तरीन मराइल से गुजरा था लेकिन उस रात को कभी नहीं भूल सकूंगा। ऐसी अजियत कभी नहीं उठाई थी। मैं जीप में ड्राइव करते हुए अपनी सोचों में खोया हुआ था कि तंबाकू की हल्की सी बू महसूस कर चौंक गया। मैंने रत्ना की तरफ देखा तो हैरान हुए बगैर ना रह सका। उसके होंठों में सिगरेट दबा हुआ था जो उसने अभी अभी सुलगाया था। ये क्या? मेरे लहजे में भी हैरत थी। मैंने पहले तो तुम्हें कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। तुम तो मुंह में कुछ लिए बैठे हो, कोई बात भी नहीं कर रहे। मुझे बोरियत दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। डैशबोर्ड के खाने में सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना इसी से दिल बहलाने की कोशिश की जाए। रत्ना ने सिगरेट का कश लगाते हुए जवाब दिया। मैं दरअसल बेला के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा अब वो किस रंग में हमारे सामने आएगी उसका अंदाजा लगाना दुश्वार है। उसने हमें 2 दिन की मोहलत दी है। तुम्हारे ख्याल में हम इस मोहलत से फायदा उठा सकते हैं या नहीं?
अगर तुमने बेला की इस बात पर यकीन कर लिया है तो तुम वाकई दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो, रत्ना ने मुझे घूरते हुए कहा। उसने हमें घेरने का बंदोबस्त कर रखा होगा और मुझे शुबा है कि हम बहुत जल्द एक नई मुसीबत में फंसने वाले हैं। बल्कि मुझे हैरत है कि हम अब तक इस तरह आजादी से सफर क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है किसी बड़े कस्बे में दाखिल होते ही डर लिए जाएंगे। अगर मैं वाकई ऐसा अहमक होता तो तुम इस वक्त मेरे साथ ना होती, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? उसने सिगरेट का एक और कश लगाते हुए मेरी तरफ देखा। वो जिस तरह इत्मीनान से सिगरेट के कश लगा रही थी, मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो पहले भी तंबाकू नोशी करती रही है। मतलब ये है कि बेवकूफ तो तुम जैसी लड़की को पटा नहीं सकता, मैंने जवाब दिया। टालने की कोशिश कर रहे हो? रत्ना ने मुझे घूरा। तुम्हें टालने की कोशिश क्यों करूंगा, मैंने कहा। तमाम हालात तुम्हारे सामने हैं। बेला पर एतमाद करके मैंने वाकई ही गलती की थी, लेकिन अब ऐसी गलती करने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो हम किसी आबादी से मीलों दूर हैं, किसी किस्म की सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी बस्ती में पहुंचकर ही पता चलेगा कि हमारे आगे क्या है। जीप उस वक्त सड़क के ऐन वस्त में जा रही थी। सामने बहुत दूर एक बड़ी गाड़ी आते देखकर मैंने जीप साइड पर कर ली। वो एक माल बरदार ट्रक था जो कुछ देर बाद ही जन्नाटे की आवाज से हमारे करीब से गुजर गया। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। धूप की इद्दत में कमी आ गई थी और अब सड़क के दोनों तरफ कुछ सब्जा भी शुरू हो गया था, जिसका मतलब था कि आगे कोई आबादी थी। चंद मील फासला तय करने के बाद सड़क से हटकर एक खूबसूरत इमारत नजर आई। ये कोई होटल था। वहां दरख्तों की बहुतात भी थी और इमारत के सामने खूबसूरत लान भी था। 2 कारें भी खड़ी हुई थी। अगर हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाएं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैंने जीप की रफ्तार कम करते हुए रत्ना की तरफ देखा। मैं भी सीट पर बैठे बैठे थक गई हूँ, थोड़ी देर यहाँ रुककर ताजा दम हो लेना चाहिए, रत्ना ने जवाब दिया। मैंने जीप सड़क से उतार कर होटल की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ दी। बड़ी खूबसूरत जगह थी। इस इमारत के पीछे छोटी छोटी पहाड़ियां थी जो बतदरीज बुलंद होती चली गई थी। यहाँ बिजली भी थी और टेलीफोन की लाइन भी नजर आ रही थी। मैंने जीप एक कार के पीछे रोक ली और हम दोनों नीचे उतर आए। सिंगल स्टोरी इमारत खासी वसी व अरीज थी। बरामदा बहुत कुशादा था। उसमें एक तरफ 2 पब्लिक टेलीफोन बूथ भी लगे हुए थे। बाईं तरफ एक बहुत वसी ऊंचा चबूतरा था जिस पर चंद मेजें बिछी हुई थी। उस चबूतरे के इतराफ में लोहे की रेलिंग लगी हुई थी जिसके साथ साथ पौधों के गमले रखे हुए थे। 3 मेजें ऐसी थी जिन पर कुछ लोग बैठे हुए थे। एक मेज पर एक अधेड़ उम्र आदमी और एक जवान औरत थी। उनके साथ 4-5 साल की उम्र का एक बच्चा भी था। दूसरी मेज पर 3 जवान लड़कियां थी, बिल्कुल मॉडर्न लिबास में। तीसरी मेज पर 2 आदमी बैठे हुए सिगरेट के कच लगा रहे थे। उन दोनों की उम्रें 40 और 45 के दरमियान रही होंगी। एक दुबला पतला और लंबे कद का मालिक था, जबकि दूसरा दरमियाने कद का। उसकी गर्दन कंधों के अंदर धंसी हुई थी। वो मॉडर्न लड़कियां हमें देखकर हंस पड़ी। एक ने तो जोरदार कहका भी लगाया था। हमारे गेटअप ही ऐसे थे कि शहरों के रहने वाले हमें देखकर अपनी हंसी जब्त नहीं कर सकते थे। तीसरी मेज पर बैठे हुए दोनों आदमी अलबत्ता संजीदगी से हमारी तरफ देख रहे थे। मैं और रत्ना रेलिंग के करीब एक मेज पर बैठ गए। यहाँ से इमारत के पिछली तरफ का मंदिर दिखाई दे रहा था। चबूतरा किसी चट्टान को हमवार करके बनाया गया था। पिछली तरफ अमूदी ढुलान थी और बहुत गहरी और वसी व अरीज दिखाई दे रही थी जो दरख्तों और झाड़ियों से अटी हुई थी। कुछ ही देर बाद एक वेटर हमारी मेज पर आ गया। उसने कई चीजों के नाम गिनवा दिए, लेकिन मैंने उसे सिर्फ चाय का ऑर्डर दिया था और साथ ही कुछ बिस्किट वगैरह लाने को कह दिया था। थोड़ी देर बाद वो हमारी मेज पर चाय लगा रहा था तो मैंने उससे होटल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मुकराना शहर यहाँ से 10 मील दूर है साहब जी, वेटर बता रहा था। यूं तो शहर में बड़ी तफरीह गाहें हैं, बड़े बड़े अच्छे होटल, नाइट क्लब और शराब खाने हैं, मगर लोग कुछ तब्दीली चाहते हैं। फिर वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और बोला, हमारे सेठ का एक होटल शहर में भी है जिसमें शराब खाना, नाइट क्लब भी है, मगर 3-4 साल पहले इसने इधर भी होटल बना लिया। शहर से यहाँ तक बिजली और टेलीफोन का लाइन डाला। यहाँ बहुत मौज मेला होता है महाराज। लोग शाम से पहले यहाँ आना शुरू हो जाते हैं और रात 2 बजे तक बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। संडे नाइट को तो यहाँ सारी रात खेल तमाशा होता है। यहाँ डांस भी होता है, हर किस्म का दारू भी मिलता है और महाराज जो आदमी लोग अकेला होता है उनको वो भी मिलता है। आप समझ गया ना? उसने मखसूस अंदाज में नाक पर उंगली रखी और कनखियों से रत्ना की तरफ देखने लगा। मैं समझ गया वो क्या कहना चाहता था। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये होटल दरअसल अयाशी का अड्डा था जिसकी सरगर्मियां शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही शुरू होती थी। यहाँ रिहाइश का बंदोबस्त होगा? मैंने पूछा। 30 कमरे हैं, वेटर ने जवाब दिया। पिछली तरफ कॉटेज भी हैं। तुम आज रात इधर रह जाओ महाराज, बड़ा खुश होगा। अच्छा देखेंगे, मैंने जवाब दिया। आप किधर से आई हो महाराज? वेटर ने पूछा। बहुत दूर से, मैंने कहा। जयपुर जाने का है, बहुत थक गया है, अभी सोचेगा रात इधर रह जाए या चला जाए। मैं वेटर को टालना चाहता था मगर वो अब हिलने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार रत्ना को देख रहा था। उसने बताया था कि यहाँ असल खेल शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही शुरू होता था, जब लोग शहर से यहाँ आना शुरू होते थे। उस वक्त तो वेटरों को किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं होती थी।
इस वक्त चौंके सिर्फ 4 ग्राहक थे, इसलिए ये वेटर भी फुर्सत में था। मैं बड़ी मुश्किल से उसे वहां से हटाने में कामयाब हुआ। अभी हम चाय पी रहे थे कि शहर की तरफ से आगे पीछे आने वाली 2 कारें वहां आकर रुकी। दोनों कारों में मर्द भी थे और औरतें भी। 2 औरतें तो मॉडर्न लिबास में थी। इतना मॉडर्न कि उन्हें देखकर मैं भी शर्मिंदा हो गया। तीसरी मेज पर बैठे हुए 2 आदमी सरगोशियों में बातें करते हुए अब भी कनखियों से हमारी तरफ देख रहे थे। फिर उनमें से एक उठकर बरामदे की तरफ चला गया और एक टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं कुर्सी पर कुछ इस अंदाज में बैठा हुआ था कि पूरा बरामदा और दोनों टेलीफोन बूथ भी सामने नजर आ रहे थे और वो शख्स बूथ में दाखिल होने के बाद भी मेरी नजरों में था। फोन पर बात करते हुए वो बार बार हमारी तरफ देख रहा था। 1-2 मरतबा उसने हमारी जीप की तरफ भी देखा था। अचानक मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा और उसके साथ ही पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ती चली गई। रत्ना ने शायद ठीक कहा था कि बेला ने हमारे इस्तकबाल की तैयारी कर ली होगी और किसी बड़ी बस्ती में पहुंचते ही हमारे लिए किसी नई मुसीबत का आगाज हो जाएगा। न जाने क्या बात थी कि यहाँ इन 2 आदमियों को देखते ही मेरे जहन में शुबात सर उभारने लगे थे, लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। और बेला ने अगर हमारे इस्तकबाल की तैयारी कर रखी थी तो अपने आदमियों को बेरा और रत्ना कोलिया बताया होगा। इस वक्त हम जिस गेटअप में थे, अगर बेला भी हमारे सामने होती तो उसे हमें शनाख्त करने में कुछ दुश्वारी पेश आती। गो कि ये बात हल्क से उतर नहीं रही थी, मगर न जाने क्यों मुझे उन पर शुबा हो गया था और वो शख्स टेलीफोन पर किसी और को हमारे बारे में इतला दे रहा था। चंद मिनट बाद वो शख्स वापस आकर अपनी मेज पर बैठा तो उस वक्त भी कनखी से हमारी तरफ देख रहा था और फिर वो सरगोशियों में अपने साथी से बातें करने लगा। मेरा ख्याल है खेल शुरू हो चुका है रत्ना, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर सरगोशी में कहा। तुम शायद उन दोनों की बात कर रहे हो जो हमारी बाईं तरफ वाली मेज पर बैठे हुए हैं। रत्ना ने भी सरगोशी में जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल है ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। थोड़ी देर पहले वेटर ने बताया था कि शाम का अंधेरा फैलने के बाद आधी रात तक यहाँ बड़े हल्ले गुल्ले होते हैं। रत्ना ने कहा, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जिनका मकसद तफरीह नहीं कुछ और होता है। मेरा मतलब है शिकारी किस्म के लोग, मर्द भी और वो औरतें भी। क्या कहना चाहती हूँ? मैं बोला। उनमें एक तो गेंडे की तरह कोता गर्दन वाला और दूसरा लंबे कद वाला है। रत्ना ने कहा। लंबे कद वाला टेलीफोन करने गया था, तुम उसकी तरफ मुतवज्जो थे और गेंडे की गर्दन वाला मौका पाकर मुझे मानी खेज इशारे कर रहा था। इसका मतलब है कि ये बेला के आदमी नहीं हो सकते, ये औरतों के शिकारी हैं, गुंडे किस्म के लोग। इनसे दूसरे तरीके से निपटा जा सकता है। क्या तरीका? मैंने पूछा। अब अगर वो कोई हरकत करे तो मैं उठकर उसे गिरबान से पकड़ दूं, इस तरह उनकी असलियत सामने आ जाएगी। रत्ना ने जवाब दिया। मुझे रत्ना के प्रोग्राम से इत्तफाक करना पड़ा। उसकी बात में वतन था। इसमें शुबा नहीं कि बेला ने जयपुर की तरफ आने वाले रास्तों की निगरानी शुरू करा दी होगी ताकि उसे हमारे बारे में इतला मिल सके। अगर ये बेला के आदमी होते तो इस तरह की कोई हरकत ना करते जिससे हमें इन पर शुबा होता। वो दूर रहकर हमारी निगरानी करते। इसका मतलब था कि रत्ना का ख्याल दुरुस्त था। ये शिकारी किस्म के लोग थे। ऐसी जगहों पर इस किस्म के लोग ना हो तो हैरत होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, मैंने कहा। हम रात का कुछ हिस्सा यहाँ गुजारेंगे, इंजॉय करेंगे और वैसे भी हमें अब किसी कार की जरूरत होगी। जीप से अब पीछा छुड़ा लेना चाहिए। कार कहाँ से लोगे? रत्ना ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये दोनों शहर से पैदल तो नहीं आए होंगे, मैंने कहा। हमारे आने से पहले जो 2-3 कारें खड़ी हैं, इनमें से एक कार इनकी भी होगी। तो फिर क्या प्रोग्राम है? रत्ना ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। चाय पीने के बाद वेटर के साथ कमरे देखते हैं, मैंने कहा। एक कमरा ले लेंगे, कुछ देर आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। उस वक्त सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था और फिर ठीक उसी वक्त एक कार वहां आकर रुकी। एक आदमी और एक लड़की कार से उतरे। आदमी की उम्र 35 के लगभग रही होगी, जबकि लड़की 25 से ज्यादा नहीं थी। मर्द ने पैंट शर्ट और लड़की ने साड़ी पहन रखी थी। मैंने इशारे से वेटर को बुलाया। वो बर्तन उठाने लगा तो मैंने उसे कमरे की बात की और फिर उसके जाने के 2 मिनट बाद हम भी उठकर बरामदे में से होते हुए वसी लाबी में आ गए, जहाँ शानदार इस्तकबालिया काउंटर बना हुआ था। वेटर हमें कमरा दिखाने से पहले होटल के दूसरे हिस्से दिखाता रहा। बहुत बड़ा डांस हॉल था। उसकी एक तरफ वसी व अरीज स्टेज था। कुछ लोग हॉल में मेजे वगैरह सेट कर रहे थे। एक तरफ बहुत बड़ा बार काउंटर था जिसके पीछे शेल्फों में शराब की बोतलें लगी हुई थी। उससे मुलीक एक छोटा सा हॉल था। ये जुआ खाना था और इसके अलावा यहाँ जुआ खेलने की और भी बहुत सी मशीनें लगी हुई थी और मेरा ख्याल था कि बहुत कम लोग यहाँ से जीत कर जाते होंगे। बाहर से ये इमारत इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन अंदर से खासी वसी थी और पीछे की तरफ फैली हुई थी। मरकजी लॉबी की एक तरफ किसी दरख्त की 3 शाखों की तरह 3 रायदारियां थी। हर रायदारी में 10 कमरे थे, 5 एक तरफ और 5 सामने। वेटर हमें दरमियान वाली रायदारी में ले गया और पहले कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में दाखिल होते ही मेरा दिमाग बग से उठ गया। सामने दीवार पर अवेजा फ्रेम में एक औरत की उरियान तस्वीर लगी हुई थी। रत्ना तो फौरन ही कमरे से बाहर चली गई। मैं कमरे का जायजा लेने लगा। ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था। एक तरफ सिंगल बेड था, एक छोटी टेबल और 2 कुर्सियां और एक छोटा सा मुलीक बाथरूम। लोग यहाँ तफरीह और अयाशी के लिए आते थे। वो पैसा खर्च करते थे और उनकी तफरीह को ज्यादा से ज्यादा रंगीन बनाने का पूरा ख्याल रखा गया था। ये कमरे जाहिर है रिहाइश के लिए नहीं थे, सिर्फ अयाशी के लिए थे और चंद घंटों के लिए किराए पर दिए जाते होंगे। माउंट आबू में भी मैंने बहुत कुछ देखा था। जोधपुर में सीता जैसी औरत से मुलाकात हुई थी
और अब ये सब कुछ देखकर मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। राम राम जपने वाली बनिया कौम यूरोप से भी एडवांस होती जा रही थी। ये लोग भी इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके थे। ये कमरा मुझे पसंद नहीं आया, यहाँ घुटन सी है, कोई काटे ही दिखाओ। मैंने वेटर की तरफ देखते हुए कहा। मैं समझ गया था कि तमाम कमरे इसी तरह आरास्ता होंगे। वेटर ने कमरे से निकलते हुए कनक से रत्ना की तरफ देखा और हमें साथ आने का इशारा किया। वेटर ने इस्तकबालिया काउंटर से चाबियों का गुच्छा लिया और हम उसके साथ इमारत के एक पिछले दरवाजे से बाहर आ गए। दिन की रोशनी उस वक्त गायब हो रही थी। पिछली तरफ जगह जगह बरकी कम रोशन थे। बड़ी खूबसूरत जगह थी ये। पहाड़ी के दामन में नारियल के ऊंचे दरख्तों में और सबदे में गिरे हुए कई छोटे छोटे कांटे थे। वेटर एक कांटे के सामने रुक गया। उसके पिछली तरफ कुछ जगह थी और उससे आगे उमूदी ढुलान जो नशेब में वादी की तरफ चली गई थी। उस तरफ भी दरख्तों और झाड़ियों की बहुतात थी। ये कांटे भी एक कमरे और मुलीक बाथरूम पर मुश्तमिल था। इसके अंदर की सूरत भी उस कमरे से मुख्तलिफ ना थी। मैं कांटे से बाहर आ गया जहाँ रत्ना खड़ी थी। उसने वेटर की मौजूदगी में कांटे में दाखिल होने से गुरेज किया था। मैं इधर उधर देखने लगा। ये जगह मेरे लिए आइडियल थी। ठीक है, ये काटेज हमें दे दो, मगर इसका किराया क्या होगा? मैंने मुड़कर सवालिया निगाहों से वेटर की तरफ देखा। 1500 रुपए, वेटर ने जवाब दिया। क्या? मैं उछल पड़ा। ठीक है, मैंने अपने आप को सदमे से संभालते हुए कहा, ये काटेज मेरे नाम कर दो। आप इस्तकबालिया पर आ जाओ महाराज, वेटर ने कहा। मैंने वेटर से काटेज की चाबी लेकर रत्ना के हवाले कर दी। तुम यहीं रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं रत्ना से कहता हुआ वेटर के साथ दोबारा इमारत में आ गया। इस्तकबालिया काउंटर पर मैंने रजिस्टर की खाना पूरी की और किराया भी अदा कर दिया। इसी दौरान मैंने जानकर देख लिया था कि वो दोनों आदमी वहीं बैठे हुए थे। बाहर अच्छी खासी रौनक आ गई थी। पार्किंग एरिया में कारों की तादाद में भी इजाफा हो गया। रत्ना ने दरवाजे को अंदर से बोल्ट लगा रखा था। मेरी आवाज पहचान कर उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करके बोल्ट लगा दिया और फिर इधर उधर देखते हुए मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि रत्ना ने दीवारों पर अवेजा औरतों की उरियान तस्वीरों वाले तमाम फ्रेम पलट दिए थे। उसे शायद अपनी हम जिन्स की ये तजलील पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो गालबन ये बात भूल गई थी कि ये तस्वीरें जबरदस्ती नहीं खींची गई थी। उन औरतों के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी और उन्होंने बड़े शौक से ये तस्वीरें खिंचवाई थी। और मजे की बात यह थी कि तमाम तस्वीरें हिंदुस्तानी औरतों की थी, कोई भी यूरोपियन ना थी कि यूरोप की खवातीन पर कोई इल्जाम धरा जा सकता। ये कॉटेज होटल की इमारत से तकरीबन 100 गज के फासले पर था। दूसरे कॉटेज भी 30-35 गज के फासले से कम नहीं थे। इसी तरह किसी की प्राइवेसी मजरू नहीं होती थी। थोड़े थोड़े वक्त से बाहर आवाजें सुनाई देने लगी, जिसका मतलब था कि पड़ोस के कॉटेज भी बुक हो रहे थे। 9 बजे के करीब मैं रत्ना को लेकर बाहर आ गया। कॉटेज को ताला लगाया और हम दोनों होटल के डाइनिंग हॉल में आ गए। और मुझे देखकर यह हैरत हुई कि इतने बड़े हॉल में 2-4 मेजें ही खाली थी। दूसरे हॉल में भी लोग भरे हुए थे और जुए खाने में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लोग शाम होने के फौरन ही बाद यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे और उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा था। जिसने भी ये होटल बनाया था वो अपने बिजनेस में बहुत कामयाब था। वो दोनों आदमी अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शुरू में पार्किंग एरिया में जो 2-3 कारें देखी थी वो अब भी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो दोनों भी यहाँ मौजूद थे। अगर वो हमारी ताक में थे तो उन्हें यकीनन ये पता चल गया होगा कि हमने कांटे ही ले लिया है। हम दोनों के मखसूस लिबास की वजह से लोग हमारी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। ऐसी मॉडर्न जगह पर देहाती लिबास हंसने वाली ही तो बात थी। बाद लोग तो शायद ये समझ रहे होंगे कि हमने तफरीहन ये लिबास पहन रखे हैं। डाइनिंग हॉल में खाली मेज मिल गई। हमने वहां बैठकर इत्मीनान से खाना खाया। बिल अदा करते वक्त मुझे अचानक उस वायलेट का ख्याल आया जो झील वाले शिकारी की पैंट की जेब से बरामद हुआ था। अरे वो वायलेट कहाँ है जो शिकारी की जेब से निकला था? मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए मदम लहजे में पूछा। महफूज है, उसे कोई छू नहीं सकता, रत्ना ने कहते हुए नजरों से अपने गिरबान की तरफ इशारा किया। उसके साथ ही उसके होंठों पर शरीर सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी मुस्कुरा दिया। हम डाइनिंग हॉल से निकलकर डांस हॉल में आ गए। उस वक्त 10 बज चुके थे और इक्का दुक्का मेजें ही खाली नजर आ रही थी। स्टेज पर एक रकासा बेहंगम मौसीकी पर उछल कूद कर रही थी। उसके जिस्म पर लिबास बराए नाम ही था। असल प्रोग्राम 11:30 बजे शुरू होने वाला था, जिसमें जयपुर की एक मारूफ रकासा को अपने फन का मुजाहरा करना था। मैंने रत्ना को इशारा किया और हम खारजी दरवाजे की तरफ चलने लगे। जाहिर है हमारा मकसद यहाँ तफरीह में उलझना नहीं था। हम तो किसी खास वजह से यहाँ रुक गए थे। बेला की दी हुई मोहलत को तकरीबन 20 घंटे गुजर चुके थे और अगले 24-26 घंटों में मुझे सरहद पार कर लेनी चाहिए और ये तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा था। बरामदे से निकलकर होटल की इमारत के पिछली तरफ जाते हुए मेरी नजर गैर इरादी तौर पर पार्किंग की तरफ उठ गई। हमारी जीप से जरा आगे सुर्ख रंग की कार के करीब गेंडे जैसी गर्दन वाला कोता कामत आदमी खड़ा था। मुझे उस तरफ मुतवज्जो पाकर वो एकदम आड़ में हो गया। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो यकीनन हमारी जीप की निगरानी कर रहा था ताकि अगर हम वहां से रवाना हों तो उनकी नजरों में आ सकें। इमारत के अकब में काठी की तरफ जाते हुए मैं मोहताज नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुख्तलिफ काठी की तरफ बाद लोगों की आमदोरफ्त थी। जो भी थे जोड़ा जोड़ा थे, मगर एक आदमी को देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो अकेला था और तारीकी में था।
मैंने उसे बड़ी तेजी से एक दरख्त की आड़ में छुपते हुए देखा था। वो गालबन गेंडे का लंबे कद वाला साथी था। मैं समझ गया कि कुछ न कुछ होने वाला है। काठी में पहुंचकर मैंने दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दिया। थैला बेड पर रखा हुआ था, इसमें से कपड़े निकालकर जल्दी से बदलो, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। ये वही थैला था जो माड़ू कबीले के मुखिया ने दिया था। इसमें हमारे पुराने कपड़े थे। रत्ना ने थैली में से खाली पतलून और सफेद टी शर्ट निकाल ली और वहीं खड़े खड़े अपने कपड़े उतार दिए और पैंट शर्ट पहन ली। काठी की एक दीवार पर एक खूबसूरत फ्रेम वाला आईना भी अवेजा था। वो उसके सामने खड़ी होकर जेवर उतारने लगी। नाक में पड़ी हुई तार जैसी चूड़ी उतारने में उसे कुछ दुश्वारी पेश आई और आंखों में पानी भी आ गया। इसी दौरान मैंने भी कपड़े बदल लिए। हम दोनों के जोगर्स भी थैले में मौजूद थे। मैं कुर्सी पर बैठकर जोगर्स पहनने लगा और रत्ना बेड की पट्टी पर बैठ गई। मैं जोगर्स के फीते बांधकर फारिग हुआ ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। कौन है? मैंने पूछा। वेटर हूँ महाराज, बाहर से जवाब मिला। मैनेजर साहब ने रजिस्टर भेजा है, एक जगह आपके दस्तखत रह गए हैं। मैंने मानी खेज निगाहों से रत्ना की तरफ देखा। ये वेटर की आवाज नहीं थी। मैंने रत्ना को इशारा किया। वो दरवाजे के पीछे दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। दरवाजा खुलने की सूरत में वो पीछे छुप कर रह जाती। मैंने भी एक साइड पर होकर दरवाजा खोल दिया और फिर दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका कि ये वही दोनों आदमी थे, एक लंबे कद वाला और दूसरा गेंडे जैसा। लंबे कद वाले के हाथ में पिस्तौल था जबकि दूसरा खाली हाथ था। दोनों मुझे धकेलते हुए अंदर आ गए। क्या है भैया, कौन हो तुम लोग और इस तरह जबरदस्ती अंदर आने का क्या मतलब है? मैंने किसी कदर खौफजदा होने का मुजाहरा किया। हमारा शुबा दुरुस्त निकला। लंबे कद वाला पिस्तौल को हरकत देते हुए बोला, तुम वही हो जिनके बारे में हमें जयपुर से इतला मिली थी। तुम इस जीप पर देखकर हमें शुबा हो गया था। इस जीप को मैं जितना पहचानता हूँ वो जयपुर के शिकारी महेंद्र सिंह की है। मैं उसे पिछले 6 महीनों के दौरान कम से कम 2 मरतबा पकड़ चुका हूँ, मगर कमबख्त का हाथ फौरन इन नोटों की गड्डी पर पहुंच जाता है। ऐसे आदमी को सलाखों के पीछे बंद करना तो अच्छा नहीं लगता ना। बहरहाल तुम लोगों को इस जीप में देखकर मुझे शुबा हुआ था। मैंने पब्लिक टेलीफोन से मादाम बेला को इतला दी और तुम लोगों का हुलिया बताया तो उसने तस्दीक कर दी कि वो तुम दोनों ही हो सकते हो। उसने कहा था कि तुम दोनों को किसी न किसी तरह रोक रखा जाए। वो इतला मिलते ही जयपुर से रवाना हो गई थी। हो सकता है अब तक मुकराना पहुंच चुकी हो या पहुंचने वाली हो। वो छोकरी कहाँ है? मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। इन दोनों को देखकर शुरू में मेरे जहन में जो शुबा बुरा था वही दुरुस्त निकला। उनमें से गेंडे की गर्दन वाले ने रत्ना के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इसलिए की थी कि हम उन्हें गुंडे समझते रहें और उनकी असलियत पर शुबा ना कर सके। तुम लोग शायद हुलिये बदल कर यहाँ से भागने का प्रोग्राम बना रहे थे। वो छोकरी कहाँ है? उसके लहजे में करख दगी थी। वो डांस फ्लोर पर गई है। मैं अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोला।